बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद अदनान तारिक और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बड़े अदीब सलीम अहमद सिद्दीकी साहब को। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। 2018 में उनका इंतकाल हुआ है। तो आइए उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। सन 2013 में मेरा ट्रांसफ़र फैसलाबाद से ज़िला जंग हो गया तो मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था, क्योंकि मैं अब उस शहर में जा रहा था जहां इश्तियाक अहमद साहब मरहूम क़याम पज़ीर थे। हालांकि मैं 90 की दहाई में जंग के कई थानों में एसएचओ रह चुका था। मेरे वो भरपूर जवानी के अयाम थे। मेरे वालिद मोहम्मद तारक शेख मरहूम वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक्साइज तैनात थे। 1978 में वालदा के गुजर जाने के बाद पहली दफ़ा मुझे उनके साथ मुसलसल रहने और फिर सरकारी मुलाजमत साथ करने का मौका मिला था। मेरी शादी 1993 जनवरी में हुई थी और मेरी बेगम मेरे साथ रही थी। ये सारी खुशियाँ मुझे बखूबी याद थीं। लेकिन इस बार मैं तवील अलालत के बाद दोबारा इस काबिल हुआ था कि अपनी टांगों पर चल सकूं। इस बीमारी के दौरान मैं पूरे शदोमत के साथ बच्चों के लिए लिखना शुरू कर चुका था। मुझे इश्तियाक अहमद साहब से मिलने का शर्फ जल्दी नसीब हो गया और ये मुलाकातें उनकी वफ़ात तक जारी रहीं और वो मुझ पर शफ़क़तें निछावर करते रहे। उन्हीं दिनों में मुझे मालूम हुआ कि साहिवाल में बच्चों के अदीबों का इकट्ठ हो रहा है। मैंने 2010 से तालीम व तरबियत नौनिहाल के 70 की दहाई से लेकर तब तक का सारा अदबी सफ़र पढ़ कर लिखना शुरू किया था। मैंने जब इस इकट्ठ में शामिल अदीबों के नाम पढ़े तो मुझे शदीद झटका लगा कि शायद एक आध अदीब के अलावा जो उस दौर के रसाइल में छप रहा था, मैं किसी ऐसे अदीब का नाम इकट्ठ में नहीं ढूंढ सका था जो छप रहा हो। मैं हैरान था कि शायद इतना पढ़ने के बावजूद मेरी नज़र से ये अदीब ओझल कैसे रह गए। फिर रफ्ता रफ्ता अगले सालों में मुझ पर यह खुदा खुला कि इन लोगों को अदीबों के ज़ुमरे में इसलिए जगह दी जा रही थी कि या तो उन्होंने दावा अकेडमी के कैंप अटेंड किए हुए थे जो 90 की दहाई के आगाज़ में डॉक्टर इफ्तिखार खोखर साहब की काविशों से मुनक़द किए गए थे, और या ये फूल रसाला के तहत अख्तर अब्बास साहब के फूल क्लब की सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे थे। इनमें से तो एक दो ऐसे भी थे जिन्होंने अपना नाम असल बदल कर नाम ही फूल भाई रख लिया था, ताकि अगर वो ज़िंदगी में कहानी ना भी लिख सकें तो फूल क्लब का ये तमगा उनकी शनाख्त बनी रहे। मैं नया था। मेरी दूसरी किताब बारिश और गुलाब की तकरीब पजीराई अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में मुनक़द हुई। तो अगरचे मैं नया था, मेरी दूसरी किताब बारिश और गुलाब की तकरीब पजीराई अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में मुनक़द हुई। तो अगरचे इस तकरीब की सदारत अताउल्लाह कासमी साहब ने की, लेकिन मेरे लिए एजाज़ की बात मेरी इस तकरीब में इश्तियाक अहमद मरहूम साहब की मौजूदगी थी। मैंने तभी ये बात करनी शुरू कर दी थी कि अगली किसी तकरीब में हम मोहतरम सलीम अहमद सिद्दीकी मरहूम साहब, खालिद जावेद जान साहब और सलीम रहमान साहब को सदर तकरीब बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के अदब की तकरीबात को उन जैसे सुरखेलों की मौजूदगी से ही चार चांद लग सकते हैं। ये 2014 की बात है। मुझे हाफ़िज़ मुज़फ़्फ़र मोहसिन साहब ने बता दिया था कि सलीम अहमद सिद्दीकी साहब अभी ज़िंदा हैं और अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में रहाइश पजीर हैं। मुझे उनके टेलीफ़ोन नंबर का मालूम हुआ और मेरी उनसे बात भी हुई। मेरी तकरीब में एक बच्चों की तंजीम ने मुझे दरख्वास्त की कि ये प्रोग्राम उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने दिया जाए, जो मैंने करने दिया, जिससे उस तंजीम की शोहरत में इजाफ़ा हुआ। फिर अगले साल एक NGO ने उस तंजीम का हाथ पकड़ा तो मैंने बेतेरा शोर मचाया कि सलीम अहमद सिद्दीकी साहब को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाकर उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए। हो सकता है इससे उन्हें एक तरह की तमानियत मिले और एहसास हो कि लोग उनके काम की वजह से उन्हें आज भी याद रखे हुए हैं। मैं पीटता रहा, लेकिन इस तंजीम जिसका सफ़र ही चंद साल पहले ही शुरू हुआ था और जिसे सिर्फ ये मालूम था कि पाकिस्तान में बच्चों का अदब शायद 1992 में शुरू हुआ था, वो भला सलीम अहमद सिद्दीकी साहब की अहमियत को कब जानते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि पाकिस्तान के सब पढ़े लिखे लोग इस बात पर मुतफिक हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद बच्चों के अदब का सुनहरी अदब 80 की दहाई के आखिर तक रहा, और इसी तरह सब कहते हैं कि इसके बाद बच्चों के अदब का इन्हताज शुरू हो गया। तो क्या क्रेडिट उन अदीबों को नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने उस सुनहरी दौर में लिखा, और क्या गिला उन अदीबों से नहीं करना चाहिए जिनके दौर में बच्चों का अदब इन्हतात पजीर हुआ। मैंने बच्चों के अदीब के तौर पर जब कदम जमा लिए और मुझे अपनी कम आयगी पर अफसोस होने लगा कि मुझे चाहिए था कि मैं इन सुनहरी अदीबों के कामों के बारे में नई पौध को बताऊं, तो मैंने इन पर मज़ामीन लिखने शुरू किए और उनकी किताबों का तारफ़ सोशल मीडिया पर करवाना शुरू किया।
सलीम अहमद सिद्दीकी साहब की बारी आई तो हमें उनकी तस्वीर तो मिल गई, लेकिन मुख्तसर हालात ज़िंदगी नहीं मिल रहे थे। मेराज सादत साहब मुतहरक थे क्योंकि वह लाहौर में रहते थे। उनकी पिछले चंद साल पहले सलीम अहमद सिद्दीकी साहब के घर उनसे मुलाकात भी हो चुकी थी और मेराज साहब बार बार उनको याद करके बता रहे थे कि उस मुलाकात में भी शायद उन्हें इस बात की हसरत थी कि उनकी ज़िंदगी में ही उनके काम को भुला दिया गया है। मेराज सादत साहब अपने बड़े भाई के हमरा उन्हें मिलने गए थे और वो कई बार मेराज साहब से तज़किरा करते रहे कि क्या वो उनका इंटरव्यू करने आए हैं। इस मुलाकात को कुछ साल गुजर गए थे, लिहाजा अब डॉक्टर साहब को उनका घर मिल नहीं रहा था। मैंने भी ये मजमून लिखने के लिए बेताबी उनको बार बार उनको कहा, बेताबी ज़ाहिर कर रहा था। उनकी सारी किताबें मैं लाइब्रेरी से निकलवा कर सरहाने रख चुका था। आदिल हसन साहब, साजिद कमाल शमसी साहब, आसफ़ साहब और आखिल अकील अब्बास जाफ़री साहब सब ने कोशिश करके देखी, लेकिन उनके बारे में मालूमात नहीं मिल रही थी। आखिर डॉक्टर मेराज साहब के दोस्त अहमद शाह साहब, जो ख़ुद भी एक अदबी शख्सियत हैं, की वसातत से सलीम अहमद सिद्दीकी साहब के बेटे जमील अहमद सिद्दीकी का टेलीफ़ोन नंबर दस्तयाब हुआ और उनसे रब्ता हुआ तो मालूम हुआ कि वो 2018 में वफ़ात पा चुके हैं। सुनकर जो हालत हुई वो मेरी तहरीर पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सलीम अहमद सिद्दीकी मरहूम मोरखा 31 मार्च 1941 को हिंदुस्तान के सूबे यूपी के किसी कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने एमए अंग्रेज़ी, एमए उर्दू, एमए फ़ारसी और एमए पंजाबी किया और ये सब मास्टर डिग्रियां पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। वो गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बतौर वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने हजवेरी यूनिवर्सिटी और फिर जीसी यूनिवर्सिटी में तदरीस के शोबे में काम किया और फिर ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मिनहाज यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे और आखिर 8 जुलाई 2018 को लाहौर में अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने ना सिर्फ बच्चों के लिए लिखा बल्कि बड़ों के लिए भी लिखते रहे। उनके दोस्तों के हलके में बच्चों के अदीब से ज़्यादा एक शायरी की हैसियत से जाने जाते थे। इतने काम के बंदे के मुतल्लिक़ अहमद शाह साहब ने आजकल के बच्चों के एक रसाले के मुदीर से पूछा तो उन्होंने बड़े एतमाद से बताया कि पाकिस्तान बनने के बाद इस नाम का बच्चों का कोई अदीब पैदा ही नहीं हुआ। सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने डॉक्टर मेराज सादत को अपनी पहली मुलाकात में बताया कि उन्होंने बच्चों के लिए कभी तबादाद नहीं लिखा बल्कि तर्जमा ही किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका तर्जमा बच्चों के लिए वो काम कर गया जो बड़े बड़े जगादरी तबादाद लिखने वाले ना कर सके। बच्चों से उनकी वाकफियत उनके 4 नावल्स जो हिस्से थे और फिरोजशंस की तरफ से छपे थे की वजह से हुई। इन नावल्स का नाम था इमरान का पहला कारनामा, इमरान का दूसरा कारनामा, इमरान का तीसरा कारनामा, इमरान का चौथा कारनामा। इन नावल्स में स्कूल में पढ़ने वाले 3-4 हम जमात तलबा के कारनामे हैं। हम इसके टाइटल पहले देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये है जी इमरान का पहला कारनामा। इन नावल्स में स्कूल में पढ़ने वाले 3-4 हम जमात तलबा के कारनामे हैं जो वो मिलजुल कर सार अंजाम देते हैं। इमरान जो कि सेहत के लिहाज से सबसे कमज़ोर होता है लेकिन जहनी तौर पर सबसे ताकतवर होता है, वो इन लड़कों का लीडर होता है। उसे सुराग रसानी का बहुत शौक़ होता है और वो छोटे छोटे सुराग ढूंढ कर बड़ी मुहिमें सर अंजाम देता है। इस सिलसिले की पहली किताब इमरान का पहला कारनामा में इमरान के दोस्त मुनव्वर के वालिदैन उसे बैरून मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाहता, जिसके लिए वो स्कूल के घड़ियाल को चोरी करता है ताकि इस इल्ज़ाम की वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जाएगा। लेकिन इस हरकत के बाद उसे मालूम होता है कि उसके माँ बाप मान गए हैं, तो वो अपनी चोरी को छुपाना चाहता है और इमरान इस सारे मामले को खोल कर रख देता है ताकि उसके बाकी दोस्त शक के दायरे से बाहर निकल सकें। इमरान का दूसरा कारनामा, आइए इसका टाइटल देख लें। यह है जी इमरान का दूसरा कारनामा। इमरान का दूसरा कारनामा में ये सभी लड़के आज़ाद कश्मीर की सैर को स्कूल की तरफ से जाते हैं तो रास्ते में बस कंडक्टर रफ़ीक और इमरान के हमजमात सरफराज के दरमियान बिल्ली चूहे का खेल शुरू हो जाता है। इमरान अपने पक्के दोस्त फ़िरोज़ के साथ मिलकर सरफराज का ताक़ुब करता है तो मालूम होता है कि उसके पास एक ख़जाने का नक्शा है। बाद में बस ड्राइवर भी इस सारी कार्रवाई में शामिल हो जाता है तो इमरान ये मामला हल करता है कि सरफराज के वालिदैन अपने पैसों से कश्मीर के मुजाहिदीन की इमदाद करते थे और दर हकीकत बस ड्राइवर भी एक कश्मीरी मुजाहिद ही होता है। कश्मीर की वादियों में ये मुहिम ऐसी भूल भुलैयों से लबरेज़ होती है कि मज़ा आ जाता है। सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने कहीं ये अंदाज़ा नहीं होने दिया
कि हम तर्जमा पढ़ रहे हैं, बल्कि किसी गैर मुल्की डेस्टिनेशन को कश्मीर की आज़ादी की कहानी बना देना, ये सलीम अहमद सिद्दीकी के ही कलम का करिश्मा था। इमरान का तीसरा कारनामा। यह है जी इमरान का तीसरा कारनामा। इसमें ये सारे दोस्त स्कूल की तरफ से एक नुमाइश में हिस्सा लेने की सोच रहे होते हैं कि उनके अपने दोस्त रहमान की सरगर्मियाँ मशकूक हो जाती हैं। वो खुफिया तौर पर उनका खैमा लगाने की जगह कई दफ़ा खोद देता है। दरअसल खुदाई के दौरान उसे एक सिक्का मिलता है जिसे वो बहुत पुराना समझता है और सोचता है कि शायद वहाँ कोई पुराना ख़जाना दफन है। लेकिन आखिर इमरान इस सारी साजिश को बेनकाब करता है। इमरान का चौथा कारनामा। यह है जी इमरान का चौथा कारनामा। इमरान का चौथा कारनामा में ये लड़के छुट्टियों में स्कूल की तरफ से इटली के शहर रवेटो में जाते हैं और वहाँ इमरान की ज़ेर क़यादत एक कारनामा सर अंजाम देते हैं, जिसका आगाज़ एक दुकान से कैमरे की फ़िल्म धुलवाने से होता है। बच्चों ने यह सिलसिला बड़े शौक़ से पढ़ा था। ये उन दिनों की बात है जब बच्चों ने घरों में इन नावल्स पर मुश्तमिल अपनी ज़ाती लाइब्रेरियाँ बनाई होती थी, तो उनकी बनाई हुई फ़हरिस्तों में दास्तान अमीर हमज़ा और तिलिस्म होशरुबा के बाद इन कारनामों का अंदराज होता था। इस सिलसिला के बाद सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने स्कूल के लड़कों की मासूम शरारतों पर मबनी एक और सिलसिला लिखा, जिसके 3 हिस्से थे, जिनके नाम नन्हे शैतान, नन्हे शैतानों की वापसी और नन्हे शैतानों की डायरी थी। नन्हे शैतान, आए इसका टाइटल देखते हैं। यह है जी नन्हे शैतान का टाइटल। नन्हे शैतान में जावेद, नदीम और उसके साथी शरारत में एक रिटायर्ड जनरल महमूद को लाइब्रेरी में कैद कर देते हैं। जनरल महमूद इसी स्कूल से पढ़े होते हैं और वो स्कूल में गाहे बगाहे आते रहते हैं। उन दिनों ये बच्चे चांद की सैरनामी खेल में मशगूल होते हैं। कोई चांद का बाशिंदा बना होता है तो कोई ज़मीनकार, और इसी गलती में जैनो साहब को लाइब्रेरी में कैद होना पड़ता है। लेकिन वो बुरा नहीं मानते और ख़ुद बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। इसी तरह ये बच्चे शहर में क्रिकेट का मैच खेलने जाते हैं और अपनी हमाकतों से एक तूफ़ान ले आते हैं। इस सिलसिला की दूसरी किताब थी नन्हे शैतानों की वापसी। आए उसका टाइटल देखें। ये थी जी नन्हे शैतानों की वापसी। नन्हे शैतानों की वापसी तो पहली किताब से भी मज़े की शरारतों पर मबनी थी। इसमें जावेद, नदीम फला लैन के कपड़े पर और स्याही चूस पर सब्जियां उगा लेते हैं। पालतू जानवरों को पालने के तरीक़ों पर किताबें पढ़ी जाती हैं और वह भी सर के बल खड़ा होकर। तभी एक दफ़ा इन बच्चों पर इंकशाफ होता है कि उन्हें खाना मांगने पर दूसरी दफ़ा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसाज़ा हजरात खुफिया दूसरी और तीसरी दफ़ा भी खाना खाते रहते हैं। अपनी पहली किताब की तरह ये किताब भी इंतहाई मज़े की थी और बच्चों में इंतहाई मशहूर हुई। हम भी छोटे हुए इनकी बनाई हुई बोली से आलू, मटर और कीमा को हमेशा हमीक, रटम और वला ही कहते थे। खा घर वालों से झिड़कियाँ ही पड़ती थी। नन्हे शैतानों की डायरी, पहले इसका टाइटल देख लो। यह है जी नन्हे शैतानों की डायरी का टाइटल। नन्हे शैतानों की डायरी में जावेद गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल वापस आता है तो उसके पास डायरी होती है, जिसको लिखने के लिए और दूसरों से तहरीर छुपाने के लिए फिर एक नई ज़ुबान ईजाद होती है, जिसमें नदीम मेदन हो जाता है, यानी दूसरे जावेद की डायरी ना पढ़ सके। वह हर नाम को उल्टा तहज्जो में लिखता है। बारकैफ ये तीनों किताबें अपने तर्ज़ असलूब की वजह से बच्चों में बहुत कामयाब हुईं। सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने 70 की दहाई में एक नावल लिखा जिसका नाम था सुनसान जज़ीरे का राज। आइए उसका टाइटल देखते हैं। ये जी सुनसान जज़ीरे का राज का टाइटल। इसमें एक आसार कदीमा के माहिर के बच्चे अपने मुलाजम और कुत्ते के हमरा एक सुनसान जजीरे में एक ऐसे ग्रोह को गिरफ़्तार करवाते हैं जो नकली नवादरात तैयार करके बाज़ार में महंगे दामों फ़रोख्त करता है।
उस दौर के बच्चों और आज के सब बुज़ुर्गों को बखूबी याद होगा कि इन नवादरात में एक लोटे की शक्ल का बर्तन हुआ करता था जिसको आफ्ताबे का नाम दिया गया था। उस दौर में हर घर में लोटे हुआ करते थे और हम हमेशा उन्हें आफ्ताबा ही कहते थे। मेरे अजीज़ दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जिनका नाम डॉक्टर उबैद था, वो आई सर्जन थे। उनको भी इन नावल से दिलचस्पी थी। उन्हें ये नावल मिला तो मेरी फरमाइश पर मुझे वही नावल देने आए। वो लाहौर में ही रहते थे और मैं भी अपनी बहन के घर ठहरा हुआ था। सख्त बारिश हो रही थी। आज ना वो दुनिया में है ना सलीम अहमद सिद्दीकी साहब, लेकिन ये यादगार नावल उन्हें याद करने के लिए मेरे पास है। इसी तरह आजकल जब भी किंग कॉन्ग के मौजू पर कोई फ़िल्म बनती है तो हम सलीम अहमद सिद्दीकी साहब का नावल किंग कॉन्ग को याद करते हैं, जो 80 की दहाई के आखिर में फिरोज हंस की तरफ से छपा था। आए उसका टाइटल देखें। ये था जी सलीम अहमद सिद्दीकी साहब का किंग कॉन्ग। पिछले दिनों जब मैं अपने बच्चों मुआज़, तज़ीन और एनरीक के साथ हेल द कॉन्ग देख रहा था तो सलीम अहमद सिद्दीकी के नावल के अल्फाज तस्वीरों की शक्ल में मेरी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। इसमें एन नामी लड़की जो अपने साथियों जैक और डैनी के साथ अफ्रीका एक समुद्री जहाज़ में जाती है और एक कबीला उसे भेंट के तौर पर किंग कॉन्ग के हवाले कर देता है। बाद के हालात इतने दिलचस्प हैं कि इन्हें जानने के लिए इस नावल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विलेट प्राइस के नावलों का तर्जमा मुख्तलिफ अदीबों ने किया था, हत्ता कि इश्तियाक अहमद साहब ने भी एक नावल का तर्जमा किया था। इस सिलसिला के एक नावल गोरिल्ला एडवेंचर का तर्जमा सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने भी किया, जिसका नाम उर्दू में खूनी सौदागर था। ये था जी खूनी सौदागर का टाइटल। दूसरे सुनहरी अदीबों की तरह फिरोज हंस ने सलीम अहमद सिद्दीकी साहब से भी शिकारियात के मौजू पर यह नावल लिखवाया। इसीलिए तो ये उतबा हर दिल अजीज़ थे, क्योंकि उन्होंने हर मौजू पर लिखा। इसी ज़माने में फिरोज हंस ने 1-1 रुपये वाली कहानियों की किताबें शाया की, जिनमें 4 यानी शहज़ादी कौसर, 3 सुनहरी घोड़े, 14वीं का चांद और 7वां शहज़ादा सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने लिखी थी। पहले इनके टाइटल देख लेते हैं। ये था जी 3 सुनहरी घोड़े। ये था जी 7वां शहज़ादा। ये 14वीं का चांद। शहज़ादी कौसर एक ज़िद्दी और खुदसर शहज़ादी होती है जिसे शादी के लिए कोई शहज़ादा पसंद नहीं आता। आखिर एक ख्वाब की वजह से उसकी माँ मलका रेगिस्तान की परी से मिलने जाती है और जर्द बोने के साथ शहज़ादी की शादी तय कर आती है। एक बहादुर शहज़ादा शहज़ादी को जर्द बोने से बचाता है और फिर शहज़ादी कौसर की शादी उसी शहज़ादे से हो जाती है। 3 सुनहरी घोड़े में सौतेली माँ 3 शहज़ादों को शतरंज में हराकर शहनशाह जबरूद के 3 सुनहरी घोड़े लाने को कहती है। रास्ते में उन्हें काला चोर मिलता है जिसकी मदद से वो घोड़े लेने में कामयाब हो जाते हैं। 14वीं का चांद एक लाडली लड़की गज़ाला की कहानी है जिसमें हर बुराई उत्तम मौजूद होती है। वो कोई काम नहीं करती, जानवरों को तकलीफ़ देती है तो एक दिन उसे बौने उठा कर ले जाते और 14वीं के चांद तक उनके पास रहती है। बौने उससे काम करवाते हैं और आखिर वो अच्छी बच्ची बन जाती है तो माँ बाप के पास आ सकती है। इस किताब का सरेवर्क देखने वाला था। 7वां शहज़ादा में एक बादशाह के 7 बेटे होते हैं। बादशाह उनकी शादी के लिए सुनहरी तीर कमान से तीर फेंकता है तो 6 तीरों में से शहज़ादों को बीवियां मिल जाती हैं, लेकिन 7वें शहज़ादे का तीर एक बंदरिया उठा लेती है। इस किताब का सरेवर्क भी बहुत खूबसूरत था। फिरोज हंस में तो सलीम अहमद सिद्दीकी साहब लिख ही रहे थे, लेकिन अभी तक उनका कोई नावल शेख गुलाम अली हंस की तरफ से नहीं छपा था। तभी 80 की दहाई के शुरू में उनकी तरफ से भी सलीम अहमद सिद्दीकी साहब का एक नावल शाया हुआ जिसका नाम खुफिया दरवाज़ा था। इस नावल में 4 बच्चे शहर से गांव सैर के लिए जाते हैं। इस तरह के वाक़यात होते हैं कि उनकी कड़ियाँ जोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है जिसकी मदद से वो एक ऐसे ग्रोह को गिरफ़्तार करवाते हैं जो एक आसेबज़दा मकान में जाली नोटों का कारोबार कर रहा होता है। इस नावल का टाइटल हम ये मज़मून के आखिर पे देख लेंगे। 1976 में फिरोज हंस की तरफ से एक अंग्रेज़ी नावल्स की सीरीज़ जिसको 3 इन्वेस्टिगेटर्स सीरीज़ कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इस सिलसिला के तकरीबन कोई 40 हिस्से छप चुके हैं, जिसमें 3 दोस्त जिनको अवाइल उम्री में ही प्राइवेट सुराग रसानी का शौक़ होता है अपनी जहानत से मुख्तलिफ मुहिमात सर अंजाम देते हैं।
को उर्दू में ढाला गया। इस सिलसिला में 13 नावल छपे और इसको 3 नन्हे सुरागरसां का नाम दिया गया और इनके हीरो थे अंबर, आकब और नसीम। ये बच्चों में बहुत मकबूल नावल थे। मकबूल जहांगीर साहब ने इस सिलसिला के शायद 3 नावल्स का तर्जमा किया, जबकि बकाया सब नावल्स का तर्जमा हमारे अपने सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने किया। इनके नाम थे 3 नन्हे सुरागरसां ढांचों के जजीरे में, 3 नन्हे सुरागरसां और चशम नूर हीरा, 3 नन्हे सुरागरसां चीखती वादी में, 3 नन्हे सुरागरसां और भूसभरी बल्लियाँ, 3 नन्हे सुरागरसां और गंजी खोपड़ी, 3 नन्हे सुरागरसां मलंगी बाबा की तलाश में, 3 नन्हे सुरागरसां और खुफिया बालिश्तिये, 3 नन्हे सुरागरसां और समुंदरी बला, 3 नन्हे सुरागरसां और सब्ज़ भूत और 3 नन्हे सुरागरसां और गाने वाला नाग। इनमें से 2-3 टाइटल्स देखते हैं, बाकी मजमून के आखिर में देखते हैं। ये था जी 3 नन्हे सुरागरसां ढांचों के जजीरे में। ये था जी 3 नन्हे सुरागरसां और गाने वाला नाग। यह है जी 3 नन्हे सुरागरसां चीखती वादी में। और ये था जी 3 नन्हे सुरागरसां और खुफिया बालिश्तिये। ढांचों के जजीरे में एक फिल्म साज इन्हें बुलाता है क्योंकि सोनी का भूत इन्हें भगाने की कोशिश कर रहा होता है और किसी समुद्री कदाक का ख़जाना इसी जजीरे में मदफून होता है और स्मगलर्स इस कोशिश में होते हैं कि कोई यहाँ ना आए। इसी तरह 3 नन्हे सुरागरसां और गाने वाला नाग में इन तीनों को प्रोफेसर उस्मानी से वास्ता पड़ता है, जो लोगों की ज़ईफ़ुल एतकादी से खेल कर वारदातें करवाता है। वो ऐसा एहतमाम करता है कि एक नाग लोगों को गाता नज़र आता है। वो इतना चालाक मुजरम होता है कि इन तीनों सुरागरसानों को की पुप्पो के घर बटन बनकर नौकरी भी करता है, लेकिन उसका असल मकसद दरअसल वहाँ से एक हीरे का हार उड़ाना होता है। 3 नन्हे सुरागरसां और सब्ज़ भूत में उन्हें हवेली के भूत से वास्ता पड़ता है, जिसके बारे में मशहूर होता है कि ये ज़ुमरद खान नामी शख्स का भूत है जो इस हवेली की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। दरअसल मामला सारा वहाँ एक बेवा के बागात का होता है जिसे उसके बेटे चंदा समेत इस जायदाद से महरूम रखना होता है। भूत का डरावा देकर कादर खान ने अपनी टार्च में प्रोजेक्टर लगाया होता है, जिसकी रोशनी में वो भूत लरसता हुआ दिखाई देता है। 3 नन्हे सुरागरसां और समुद्री बला में यकायक शहर के कुत्ते गायब होना शुरू हो जाते हैं और फिर करीबी समुद्र में एक बला नज़र आने लगती है। असल में फ़तेह खान नामी मुलज़म जो चेहरे पर मास्क लगाकर शाहीन बना होता है, ये सब कुछ अपनी स्मगलिंग को छुपाने के लिए करता है। 3 नन्हे सुरागरसां और खुफिया बालिश्तिये में सर्कस में काम करने वाले छोटे कद के बाजीगर शहरों में सर्कस की आड़ में वारदातें करते हैं क्योंकि वो फर्तीले होते हैं और छोटे से छोटे सुराग में से गुजर जाते हैं, लेकिन बैंक लूटने से भी गुरेज नहीं करते। 3 नन्हे सुरागरसां मलंगी बाबा की तलाश में एक शख्स जो कभी बहरामपुर के बादशाह का ख़जानची होता है, उसके मरने के बाद हुलिया तब्दील करके मलंगी बाबा बना होता है और उसी रियासत का एक जनरल हीरो की तलाश में मलंगी बाबा के पीछे लगा होता है। आखिरकार इस साजिश को ये तीनों सुरागरसां बेनकाब करते हैं। सलीम अहमद सिद्दीकी साहब की नन्हे शैतान और इमरान सीरीज़ के बरक्स उनकी इस सीरीज़ में उनके हीरो अपनी उम्र से कहीं बढ़कर जहानत दिखाते हुए मुजरमान को गिरफ़्तार करते हैं। हालांकि पहली 2 सीरीज़ में उनकी मासूम और बेज़रर शरारतें होती हैं। सारी ज़िंदगी हमारे इस हीरो और बच्चों के अदब के मर्द मुजाहिद ने खामोशी से कोई अफ़ज़ाना मांगे बग़ैर कौम की खिदमत की और कुछ मांगे बग़ैर अब्दी नींद सो गया। ना पैसा मांगा और ना कोई तमगा। खुदा उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अजब आज़ाद मर्द था। ये है जी खुफिया दरवाज़ा जो सलीम अहमद सिद्दीकी साहब ने शेख गुलाम अली अंसज़ के लिए लिखा था।